तो मुख्यमंत्री इस वक्त पत्र बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो पत्र बांट रहे हैं। इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो इंजीनियर्स हुए हैं उनको मुख्यमंत्री यहां नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ये इंजीनियर्स हैं, नव नियुक्त इंजीनियर, इनको पत्र दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नियुक्ति पत्र भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र भेंट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। राहुल वर्मा, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे उनके आवास से ये तस्वीरें इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं सीएम योगी। और लखनऊ 5 कालिदास मार्ग की ये तस्वीरें हैं जहां वो अपने आवास पर ये नियुक्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम इंजीनियर्स को ये पत्र वो भेंट कर रहे हैं। श्री संदीप कुमार। तो देखा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खुश भी नजर आ रहे हैं नियुक्ति पत्र बांटते हुए। देखा जा सकता है किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं वो। हालांकि मास्क लगा हुआ है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी नजर जरूर आ रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। विद्युत एवं यांत्रिक सबसे पहले 5 कालिदास मार्ग की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री अपने आवास से इस वक्त इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सीधे लखनऊ से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। आप देख सकते हैं इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र भेंट कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कुलदीप कुमार, श्री अभिषेक शुक्ला, श्री राम पूजन यादव, श्री सागर गुप्ता, मोहम्मद सैफुल, श्री संदीप मोदनवाल, श्री भरत पाल, कुमारी प्रियंका ओझा, श्रीमती श्वेता रस्तोगी, कुमारी साधना, ये प्रत्येक नवनियुक्त अभियंता को प्रत्येक नवनियुक्त अभियंता को आजीवन ये स्मरण रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने न सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र सौंपा, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उनका नाम और कहां से आप आए हैं ये जानकारी भी हासिल की। और ये जो इंटरैक्शन का एक भाव होता है वो आपको आह्लादित करता है, आपको पुलकित करता है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं उनके आशीर्वचन के लिए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत 9 चयनित अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन
कि राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव आवास श्री दीपक कुमार जी, सचिव आवास श्री अजय चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आवास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवचयनित सभी अभियंतागण, आप सबको मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलतापूर्वक स्थान प्राप्त करने और आवास विभाग में चयन होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का आप हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया, जो 46 अभियंता इसमें चयनित हुए हैं, जिनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र यहां पर दिया गया है, शेष की प्रक्रिया जारी है, उन्हें विभाग अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन जब लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला होगा, तब से लेकर के नियुक्ति की इस प्रक्रिया तक आप में से किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। हर एक आयोग और बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जब चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो नियुक्ति पत्र देते समय शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि जिन 33 अभियंताओं का यहां पर चयन हुआ है, ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी,
उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को घर का नक्शा पास करना हो तो विकास प्राधिकरणों के पास जाता है। सभी 29 विकास प्राधिकरण आवास विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। मेट्रो की पूरी कार्रवाई आवास विभाग ही इस कार्रवाई को देखता है, जिसमें 4 सिटी के अंदर अब तक मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी हम लोग मेट्रो की कार्रवाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस आधुनिक मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामान्य जन से जुड़ी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है। और इसमें तकनीक का उपयोग करना, क्योंकि आप में से जुड़े हुए ज्यादातर जो युवा हैं वह आधुनिक तकनीक से पूरी तरह अपने आप को उस तकनीक के साथ जोड़ करके उस योजना का लाभ विभाग को अपने अपने विभागों में भी दे सकते हैं, जिसमें 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग तथा 72 विनियमित क्षेत्र भी वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मैं बता रहा था, मेट्रो के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से अब तक प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल की परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी इसी के माध्यम से हो रही है। अमृत योजना के अंतर्गत नगरों के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश के लगभग 60 नगरों में जीआईएस आधारित जो महायोजनाएं हैं उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है और दिसंबर 21 तक उसको पूर्ण करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है। लखनऊ का जो मेट्रो है 23 किलोमीटर वर्तमान में चल रहा है। कानपुर मेट्रो इस महीने के अंत तक तैयार होगा और हम लोग इसे अगले महीने इसके लोकार्पण की कार्रवाई भी करेंगे। फर्स्ट फेज को हम लोग वहां पर ट्रायल के लिए लेंगे। ट्रायल के बाद उसमें कॉमर्शियल उनका रन प्रारंभ हो जाएगा। तकनीक के माध्यम से एक सामान्य जन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने और उनके जीवन को और भी आसान बनाने के तरीके अपनाए जा सकते हैं। मुझे याद है हमारे बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण थे जिसमें लोग बहुत परेशान थे। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ और भी तमाम अन्य स्थलों पर लगातार शिकायतें आ रही थी।
हमने वहां व्यापक बदलाव किया, लोगों के सामने एक लक्ष्य तय किए और तकनीक का भरपूर उपयोग करने की स्वतंत्रता दी। आज परिणाम क्या है? 8-8, 10-10 वर्षों से जो मामले लंबित पड़े हुए थे, विगत 6 महीनों के अंदर उन सब का निस्तारण होता हुआ दिखाई दिया। यानी और मैंने इस बात को देखा है, पहली बार मैंने इस बात को देखा है कि इन विकास प्राधिकरणों में पब्लिक ने पहली बार मुझे इस बात का फीडबैक दिया पॉजिटिव कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो काम उन विकास प्राधिकरणों ने करके दिखाया है, ये काम आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन कार्य करने की या तो इच्छा शक्ति नहीं थी, या तकनीक की जानकारी नहीं थी, या फिर लोगों के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि वह आम जन को तबाह करके अपने स्वयं के घर को भरने पर ज्यादा रुचि ले रहे थे। और इसीलिए सामान्य नागरिक न केवल परेशान था, बल्कि उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों को लगातार वह बद्दुआ देता था। एक सामान्य उपभोक्ता उनसे परेशान रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो हर एक व्यक्ति को राहत महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। और अनेक ऐसे कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में हाउसिंग की जो स्कीम आई है, कल मैं स्वयं मुरादाबाद में था और मैंने मुरादाबाद में देखा है। मुरादाबाद में मैं इस बात को देख रहा था कि कल उन्होंने कैसे वहां हाउसिंग स्कीम के माध्यम से अधिक लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और हमें ऐसे मॉडल खड़े करने पड़ेंगे कि जहां पर सरकारी भूमि पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, बड़ी नारकीय स्थिति में वे लोग रह रहे हैं, उससे होने वाली बीमारियों का खर्चा का दबाव भी सरकार पर ही पड़ता है। जनहानि के कारण और वहां से पनपने वाली तमाम बीमारियों के कारण न केवल वो क्षेत्र बल्कि आसपास के क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। सरकार बदनाम होती है, आम जन के मन में प्रशासनिक तंत्र के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा होता है। अगर इन सभी के बारे में सोच करके सरकार ने जो योजनाएं निकाली हैं कि हम उस पूरे क्षेत्र की मैपिंग करके और वहां पर व्यवस्थित रूप से उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा जो अब तक फैले हुए हैं, अगर हम वर्टिकल आवासीय सुविधा उनको दे दें तो मुश्किल से आधे क्षेत्रफल में सारे लोग समाहित हो जाएंगे और अच्छे आवास उनको उपलब्ध हो जाएंगे। आधी लैंड हम उसका कॉमर्शियल उपयोग करते हुए न केवल उनके लिए मार्केट दे सकते हैं बल्कि उनके लिए पार्क दे सकते हैं, उनके लिए वहां पर जिम दे सकते हैं, वहां पे कॉमन फैसिलिटी से जुड़ी हुई तमाम अन्य सुविधाएं वहां उपलब्ध करा सकते हैं। और ये मॉडल देश के अंदर अत्यंत सराहना भाव से लोग देखेंगे और तमाम प्रकार की जो नारकीय स्थिति में लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर को तो आप उठाएंगे ही, सरकार की और प्रशासन की छवि को और उसको जनविश्वास का प्रतीक भी बनाएंगे और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को भी कम करने में एक बड़ी भूमिका एक विभाग देने में सफल हो सकता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग करने के लिए बहुत कुछ है। शहरी क्षेत्र में एक नई समस्या खड़ी हो रही है, वह है ग्राउंड वाटर नहीं है। लेवल उसका नीचे ज्यादा जा रहा है, वो डार्क जोन में या फिर क्रिटिकल जोन में जा रहा है। हर व्यक्ति अपने घर में जब शासन के स्तर पर, लोकल बॉडी के स्तर पर जब उन्हें पेयजल की सुविधा नहीं होती तो अपने घर में एक अपना स्वयं का ट्यूबवेल या समरसेबल लगा करके वहीं से पानी लेने का प्रयास करता है। एक समय के बाद जब वो भी देना बंद करता है तो उनको टैंकरों पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि नक्शे जो भी पास होंगे नक्शों के साथ हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मकान बनने के साथ ही वह भी बने
और यह अनिवार्य रूप से हो कि हर परिवार रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए। छत का पानी, घर के आसपास का पानी वह फालतू न जाए। वह पानी जितना आया है उसको हम लोग फिर ग्राउंड वाटर को और उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए उसका उपयोग कर सकें। आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में एक समय के बाद वाटर लेवल अपना व्यवस्थित रूप से रह पाएगा और लोगों को पेयजल की आपूर्ति की कमी कहीं से नहीं होगी। हमारे पास सरफेस वाटर भी होगा और पर्याप्त मात्रा में ग्राउंड वाटर भी होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों को तेजी के साथ प्रदेश के अंदर बनाने की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। आवास विभाग इस कार्य के साथ अपने आप को जोड़ सकता है, इसको मिशन मोड में ले सकता है। जैसे वर्षों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे थे, हम कहीं जाते थे, गोरखपुर जाते थे वही समस्या, कानपुर जाते थे वही समस्या, अलीगढ़ जाते थे वही समस्या, गाजियाबाद या मेरठ जाते थे यही समस्या सामने आती थी। लेकिन जब स्पेशल कैंप लगने प्रारंभ हुए, स्पेशल अभियान इसका चला, आज तेजी के साथ समस्या का समाधान भी हुआ और उपभोक्ताओं ने इस बात को कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। जब अच्छा काम होता है सरकार को भी लगता है कि इस विभाग की सार्थकता है। जब पब्लिक शिकायत करती है तो हमें भी लगता है क्या हमें इस विभाग को बनाए रखना चाहिए कि नहीं बनाए रखना चाहिए। और इसीलिए आप सभी 33 नवनियुक्त अभियंता यहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपने इस कार्य क्षेत्र में जाएंगे। इनको बहुत कुछ सीखने जानने का अवसर प्राप्त होगा। याद रखना, सर्विस के दौरान आपकी सामान्य कार्य पद्धति न केवल जानने की बल्कि कुछ नया कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा, समाज में जहां कहीं भी अच्छा है उसको लेकर के तेजी के साथ विभाग की छवि को बेहतर बनाने में अपना योगदान देने की होनी चाहिए। अगर हम केवल पहले दिन से ही बेईमानी और भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस जाएंगे, याद रखना एक समय के बाद मैंने देखा है कि उसका पहला कैरियर बहुत अच्छा था, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और अंतिम समय में ऐसा हुआ कि सरकार को उसकी पूरी सर्विस को बीच में ब्रेक करके उसको जबरन रिटायर करना पड़ा, घर भेजना पड़ा या बर्खास्त करना पड़ा या एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल के अंदर डालना पड़ा। ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए और इससे पहले दिन से जब आप बचेंगे तब जन विश्वास का प्रतीक बने रह पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस पारदर्शी प्रक्रिया को अपना करके ईमानदारी पूर्वक हर एक योग्य अभ्यर्थी को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भरपूर अवसर दिया, जिसका परिणाम है कि 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। अगर ये 4.5 लाख की वर्कफोर्स प्रदेश के विकास में अपना योगदान ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने में कहीं पीछे रह जाएंगे। एकदम हम नंबर 1 पर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की वह एक टीम वर्क का परिणाम है। 4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आज हम देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। अगर 4.5 वर्ष के अंदर हम 6 से नंबर 2 पर आ सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश नंबर 2 से नंबर 1 पर ना आ जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था। 4.5 वर्ष के अंदर किए गए रिफॉर्म और उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम क्या है कि आज उत्तर प्रदेश 14 से उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ जो नंबर 2 पर है। यानी ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिली। ये तब जब एक बेहतर पहल हुई है, हर एक स्तर पर एक सामूहिकता का परिणाम है। ये केवल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं या मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी नहीं है,
ये मंत्रिमंडल के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक तंत्र, सभी कर्मियों और जनता जनार्दन का एक साथ जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम कई गुना बेहतर तरीके से सामने आता है। और उस बेहतर तरीके से परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोग हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ इस प्रकार के आयोजन को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आप सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के अच्छा कर सकें, कुछ नया देशपन दे सकें, विभाग के आमूलचूल परिवर्तन और सुधार करने में अपना योगदान सकारात्मक रूप से दे सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज धन्वंतरि जयंती है, आरोग्य के देवता हैं भगवान धन्वंतरि, और आरोग्य के देवता धन्वंतरि की जयंती के अवसर पर आपको नियुक्ति पत्र मिलना आपके लिए एक सौभाग्य का अवसर लेने वाला है। मुझे लगता है विभाग की आरोग्यता के लिए आप सभी कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको नियुक्ति पत्र वितरण में आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, और अपने विभाग के आरोग्य को बनाए रखिए, अच्छा कार्य कीजिए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उन्होंने कहा है कि विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लखनऊ से उन्हें लाइव सुन रहे थे, जहां पर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने लगातार आज के आयोजन के सही होती अर्थव्यवस्था और उसके साथ ही विकास की गति पर बात की है और कहा है कि यूपी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। आने वाले समय में एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अभी तक जितनी भी नौकरियां दी गई हैं सरकार की तरफ से, विकास से ही कल्याण का रास्ता है। बीजेपी सरकार ने जमीन पर विकास किया है, जमीनी स्तर से विकास का काम शुरू किया है। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उन्होंने मेट्रो को लेकर के भी बात की कि